एपिसोड 171 टू 180। स्क्रीन पर काले रंग की 86 के टायर किनारे की नाली में फंसे हुए थे। कार तिरछी हो गई, टायर तेजी से सड़क पर घूम रहे थे। घर्षण के कारण सफेद धुआं निकलने लगा और टायर भी चीखने लगे। इसमें उसे 2 सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगा। कार की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। ये बस आगे बढ़ गया और फिन की फरारी को बहुत पीछे छोड़ दिया। संपूर्ण कार्यवाही त्वरित एवं सुरुचिपूर्ण थी। जय जयकार अचानक शांत हो गई। हर कोई अवाक रह गया। यहाँ तक कि रेस्कार लड़कियां भी जो ऐसी बातें नहीं समझती थीं, वे भी अपने मुंह पर हाथ रखकर ताली बजा रही थीं और जोर जोर से हौंफ रही थीं। अभी क्या हुआ था? उन्होंने तो इसे स्पष्ट रूप से देखा भी नहीं था। क्या वह अभी भी रेसिंग थी? फिन पूरी तरह से हैरान था। उसे पीछे छोड़ दिया गया था। वास्तव में, वह ये भी नहीं बता सका कि अर्जुन ने ये कैसे किया। भाड़ में जाओ। अपने क्रोध में, फिन ने एक्सीलेटर को जोर से दबाया और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। हालांकि, जब फिन ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि अर्जुन ने अगले 4 हेयरपिन कैसे पार किए, तो उसके दिल में सदमे के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह हार गया था। अर्जुन ने हेयरपिन्स के पार अपनी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं की। क्या वह राक्षस था? अंकल चेज, ये तो गटर रन है और ब्रेक ड्रिफ्टिंग है। सहायक और विश्लेषक सभी आश्चर्यचकित थे। चेज भी इसी तरह अचंभित था। वह अपनी सीट से उछल पड़ा, उसका चेहरा उदास लग रहा था और वह जोर से हंसने लगा। वह वही है, हमने उसे ढूंढ लिया। महान रेसर। ऐसा कहकर, वह सबकी उपेक्षा करते हुए सीधे कंट्रोल रूम से बाहर भाग गया और फिनिश लाइन के पास इंतजार करने लगा। बाकी लोग भी मूर्ख नहीं थे। वे सभी दौड़कर फिनिश लाइन पर एकत्र हुए। ये वीडियो पूरे शहर में प्रसारित किया गया और सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में जयकारे लगाए। उन सभी ने पहले भी ये हेयरपिन लिए थे, लेकिन उन्हें लेने का इतना प्रभावशाली तरीका उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये सचमुच देखने लायक दृश्य था। तो यह एक रेसिंग भगवान था। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। तभी मुंबई की मुख्य सड़क पर सैकड़ों लग्जरी कारें दौड़ने के लिए तैयार थीं। सभी ड्राइवर ड्रैगनस्टोन पर्वत पर जाने और उस महान पागल देवता से मिलने के लिए उत्सुक थे। सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने, काली ए86 कार तेजी से फिनिश लाइन के पार पहुंच गई। 5 मिनट और 28 सेकंड। उसने फिन का रिकॉर्ड पूरी तरह तोड़ दिया था। जब नया रिकॉर्ड बना तो पूरा मैदान जयकारे से गूंज उठा। सबके होश उड़ गए। यह नए रिकॉर्ड धारक के प्रति सम्मान दिखाने का उनका तरीका था। जब अर्जुन कार से बाहर निकला, तो जिस आदमी ने उसे कार उधार दी थी, वह पहले से ही उत्साह से उसकी ओर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव साफ झलक रहे थे। उसने कहा, भाई, बड़े भाई, कृपया मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। तुम कार ले सकते हो, यह अब तुम्हारी है। इन अमीर युवा मालिकों के लिए, उनकी कारों का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए अर्जुन जैसे रेसिंग दिग्गजों को जानना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। वे सभी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, जिससे अर्जुन को अजीब महसूस हुआ। मेलोडी भी दौड़कर उसके पास गई और तुरंत उस पर झपट पड़ी। उसने अर्जुन को गले लगाया और दूसरों को दिखाते हुए कहा, देखा, यह मेरा बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर है। कोई और उसके साथ रेस करना चाहता है। ऐसा कहते हुए उसने फ्रेडरिक और अन्य लोगों को घूर कर देखा। अब तक फ्रेडरिक और उसके दोस्तों का रंग सुअर के जिगर जैसा हो गया था। वे जड़ों तक लाल थे। वे अब मिट्टी खा रहे थे। वे इससे कैसे उभरेंगे? जब अन्य लोग उत्साहवर्धन कर रहे थे, फिन ने अपनी फरारी को धीरे धीरे फिनिश लाइन तक पहुंचाया। वह अपनी कार में बैठे बैठे स्क्रीन पर रिकॉर्ड देख रहे थे। उसने खो दिया है। वह 1 मील से हार गया था। फिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह निराश था, लेकिन अंदर ही अंदर, वह अर्जुन की हेयरपिन बनाने की कला से ईर्ष्या भी कर रहा था। वह कार से बाहर निकला। फिन अर्जुन की ओर बढ़ा। सबको आश्चर्य हुआ जब उसने झुककर अर्जुन से कहा, माफ करें। अर्जुन भी काफी हैरान था। उसने सोचा कि फिन भी एक घमंडी अमीर लड़का है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बात का पक्का आदमी था। कोई चिंता नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेलोडी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने अर्जुन की बांह को बहुत बड़ा चढ़ाकर पकड़ा और मुंह बनाते हुए कहा, तो अब तुम्हें पता चल गया, फिन। मेरा बॉयफ्रेंड वाकई बहुत प्रभावशाली है। इसलिए अब से मेरे मामले से दूर हो जाओ। फिन परेशान था। वह मेलोडी को बहुत पसंद करता था, लेकिन साथ ही वह एक ऐसा आदमी था जो अपने सारे वादे पूरे करता था और अपनी बात पर चलता था। अर्जुन को भी अजीब लग रहा था।
इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया, तो मास्टर फिन, आपकी कार के बारे में। फिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाबियां अर्जुन की ओर फेंक दी। ये तुम्हारी है। अर्जुन को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने फिन को अंगूठा दिखाया और कहा, बहुत बढ़िया मास्टर फिन। पैसे का आपके लिए कोई मतलब नहीं है ना? खैर, सवारी के लिए धन्यवाद। इतना कहकर अर्जुन जाने के लिए मुड़ा। हालांकि चेज उसके पास गया और अर्जुन की तरफ एक विनम्र मुस्कान के साथ देखा। अगर तुम खाली हो, मेरे दोस्त, तो क्या हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं? हर कोई अचंभित था। अंकल चेज ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें निमंत्रण दिया था। ये बहुत सम्मान की बात थी। अर्जुन ने मुड़कर चेज फिशर की तरफ एक नज़र डाली और फिर जवाब दिया, अगर आप मुझे माफ करें, तो मैं समय के खिलाफ दौड़ रहा हूँ। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में मेरा इंतजार कर रही है। उफ। बाकी सभी लोग फिर से बेहोश हो गए। यह आदमी अनावश्यक रूप से दिखावा कर रहा था। वह चेज फिशर को ऐसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था, जैसे वह कुछ भी नहीं था। क्या वह नहीं जानता था कि चेज फिशर कौन था? वह नेशनल एसोसिएशन ऑफ कार रेसिंग के उपाध्यक्ष थे। वह देश के सर्वश्रेष्ठ रेसर्स में से एक थे। फिर भी अर्जुन कपूर के लिए रेसिंग महज एक खेल था। अगर तुम्हें ये पसंद है, तो तुम इसे ले सकते हो। यदि किसी को अर्जुन के वर्तमान विचारों के बारे में पता चल जाए तो शायद हर कोई उसका गला घोंट देगा। रेसर बनना कई युवा पुरुषों का सपना था। अर्जुन के रवैये से नाराज होने के बजाय चेज ने उस पर और भी दोस्ताना मुस्कान बिखेरी। अगर भविष्य में आपके पास कोई खाली समय हो, मिस्टर कपूर, तो आप हमेशा आ सकते हैं। यह मेरा नाम कार्ड है। इस बार उसे अस्वीकार न करते हुए अर्जुन ने चेज से कार्ड लिया और उसे अपनी पैंट की जेब में रख लिया। फिर वह मेलोडी की ओर चिल्लाया, अलविदा। मेलोडी की आंखें चमक उठी जब वह अर्जुन के प्रति अपने प्रेम घृणा की भावनाओं पर विचार कर रही थी। वह इस आदमी के आकर्षक रूप से प्रेम में पड़ गई थी। वह बाकी लोगों से अलग खड़ा था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्यों उसके पिता उसकी प्रशंसा करते रहते थे कि वह कितना अलग और विशेष है, साथ ही वह उसे अपमानित न करने पर अड़े रहते थे। वह इस बात से नफरत करती थी कि इतनी क्षमता का आदमी होने के बावजूद उसे इसे छिपाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। बाकी सब लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के सामने अर्जुन फिन गेराल की लाल फरारी में चला गया। अर्जुन को भागते हुए देखने के बाद ही फिन की छाती का भार कम हुआ। वह चेज से पूछने के लिए मुड़ा, वह कौन है, अंकल चेज? फिन को अभी तक अर्जुन की असली पहचान का पता नहीं चला था, लेकिन वह दूसरे के कौशल से पूरी तरह प्रभावित था। ये एक विश्व स्तरीय रेसर के कौशल थे। फिर भी वह इतना सामान्य क्यों लगता था? चेज ने आंखें सिकोड़कर फिन के कंधे पर थपथपाया। तुम्हें जिज्ञासा है ना? ये बहुत बुरा है, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ। ये 7 साल से रहस्य बना हुआ है, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम उससे सीख लेना अच्छा रहेगा। कौन जानता है, शायद तुम एक दो हुनर भी सीख जाओ। अगर ऐसा हुआ, तो साल के दूसरे हिस्से की दौड़ में जीत मूल रूप से तुम्हारी ही होगी। उसकी बात सुनकर फिन का दिल खुशी से धड़क उठा। पहाड़ से नीचे उतरती कार की आकृति को देखते हुए उसने खुद से कहा, बहुत प्रभावशाली है ना? चेज मुस्कुराया। मैं दुनिया भर के बारे में नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, अभी तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। चेज अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह थोड़ा उदास था। अपनी योग्यताओं के बावजूद एक व्यक्ति स्वयं को कमजोर क्यों कहेगा? ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि अनेक महान कार्य करने के बाद भी वह 7 वर्षों तक पृथ्वी के चेहरे से क्यों गायब हो गया था। हालांकि फिन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह अर्जुन का शिष्य बनने जा रहा था। अर्जुन के दृष्टिकोण पर वापस आते हैं। मेलोडी रनावत को छोड़ने के बाद वह हॉस्पिटल की ओर चला गया। एंट्रेंस गेट पर ब्रेक मारते हुए वह राजकुमारी की मूर्ति हाथ में लेकर कार से बाहर निकला। अनिका के पास समय नहीं था, इसलिए अहाना के साथ समय बिताने की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। मूर्ति को देखकर अहाना बहुत खुश हुई। उसने मूर्ति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हार मानने के बजाय अर्जुन ने उसे अपनी पहुंच से दूर रखा और उसे कहीं और रख दिया और फिर उसकी ओर मुड़ा। यह अभी के लिए मम्मी होगी अहाना। जिन दिनों वह काम में बहुत व्यस्त होती हैं, ये राजकुमारी उनकी जगह पर तुम्हारी देखभाल करेगी, ठीक है? अहाना हॉस्पिटल के बिस्तर पर समझदारी से लेट गई और सिर हिलाया। उसके होठों के कोनों पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। हॉस्पिटल के कमरे से बाहर जाने से पहले अर्जुन ने उसके माथे पर चुंबन दिया।
कार पार्क में पहुंचने पर उनकी नज़र कुछ फैशनेबल कपड़े पहने महिलाओं पर पड़ी जो फरारी की तस्वीरें ले रही थीं। बात ये थी कि वह उनमें से दो को पहचान सकता था, योलांडा ली और जेन स्नाइडर। सच में, तुम दोनों? इस पर विचार करने के बाद अर्जुन को लगा कि उसे कोई जल्दी नहीं है। उन्हें अपनी तस्वीरें लेने देने में कोई बुराई नहीं है। दुर्भाग्य से योलांडा की तेज आंखों की वजह से उसने आसानी से अर्जुन को दूर से उन लोगों के समूह को देखते हुए पाया। उसका तिरस्कार भड़क उठा। जेन भी अर्जुन के लिए अजनबी नहीं थी। उसने तुरंत ही आग दी ट्रायम्फ में अर्जुन कपूर के दिखावटी व्यवहार की कहानी बाकी दो लड़कियों को बतानी शुरू कर दी। बेशक, अर्जुन ने पिछली बार योलांडा की मदद की थी, लेकिन वे सभी सामूहिक रूप से इस बात पर सहमत थे कि यह महज एक दायित्व के तहत किया गया कार्य था, क्योंकि वे मित्र थे। आखिरकार, अर्जुन ने अपने जीवन के 3 साल बर्बाद कर दिए थे। तुम क्या देख रहे हो, अर्जुन कपूर? क्या अब तुम मुझे बताने जा रहे हो कि यह तुम्हारी कार है? योलांडा ने गर्व से आगे बढ़कर अपनी छाती के नीचे अपनी बाहें रखकर उपहास का भाव प्रकट किया। अर्जुन ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसकी नज़र अनजाने में उसके कॉलर के पास रखे जेड के टुकड़े पर पड़ी। वह बहुत छोटा नहीं लग रहा था। अर्जुन की जांच परख वाली निगाहों से योलांडा असहज हो गई। उसने उपहास किया, तुम किस पर मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझ पर हंसने का अधिकार रखते हो? क्या ये तुम्हारी कार है? योलांडा इस बात से नाराज थी कि उसे विश्वास था कि अर्जुन उस पर एक लग्जरी वाहन के साथ तस्वीरें लेने के कारण हंस रहा है। वह निश्चित रूप से अपने लिए एक भी नहीं खरीद सकती थी। तो क्या अर्जुन यहाँ ये देखकर हंसने आया था कि वह कितनी नकली थी? तुम्हें कैसे पता कि कार मेरी नहीं है? अर्जुन ने शांति से पूछा, हालांकि उसके होठों के कोने ने उसे धोखा दे दिया क्योंकि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। योलांडा कुछ समय पहले ही उसके पास पैसे उधार लेने आई थी। उसने उसके साथ छेड़खानी भी की थी। उसके पास अभी भी उसकी नग्न तस्वीरें थीं। अर्जुन को उसके सामने ही उन्हें निकालने का मन हुआ। वह ये जानने को उत्सुक था कि योलांडा इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी। योलांडा और उसके दोस्तों के समूह ने अपने मुंह ढक लिए और जोर से हंसने लगे। तुम पहले खुद को क्यों नहीं देखती? जैसे तुम्हें इस तरह की कार चलाने का अधिकार है। बदले में, अर्जुन ने बिना एक शब्द कहे उन्हें पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे फरारी की ओर बढ़ गया। योलांडा और उसकी सहेलियां अर्जुन को लाल फरारी की ओर जाते हुए देख रही थी। उनकी निगाहों में उसके प्रति घृणा की भावना बढ़ती जा रही थी। उसे गुस्से से डांटने के बाद भी, योलांडा आगे बढ़ी और अर्जुन को पकड़ लिया, जिसका हाथ कार की चाबी ढूंढ रहा था। उसने फिर से डांटा, क्या ये काफी नहीं है? अब दिखावा करना बंद करो। क्या तुम्हें हम में से कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने और तुम्हारे आगे झुकने की जरूरत है? सचमुच यह आदमी, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए सब कुछ कर रहा है। ऐसी अच्छी कार उसके जैसे निकम्मे आदमी की कैसे हो सकती है? पहले कम से कम अपने आप को तो देख लो। अर्जुन ने इस हरकत पर भौहें सिकोड़ी। अब क्या, यह मेरी कार है? मात्र एक वाक्य से वह एक ही समय में चारों लड़कियों को अपमानित करने में सफल हो गया। जेन की हंसी उसकी भौहों के वक्र में देखी जा सकती थी। भले ही उसका हाथ उसके मुंह पर रखा हुआ था, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से उसका मजाक उड़ाया। उसे देखो, अभी भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहा है। मैं कभी नहीं समझ सकता कि कुछ लोगों को कुछ बड़ा शॉट होने का दिखावा करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है जो वे नहीं हैं। अन्य दो लड़कियों की निगाहें भी अर्जुन की ओर देखते समय तिरस्कार से चमक उठीं। योलांडा ने ताना मारते हुए हंसते हुए अर्जुन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे पता है कि अब तुम्हारे लिए जीवन अच्छा नहीं है अर्जुन, लेकिन इस तरह से खुद को शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर योलांडा अपने दोस्तों के समूह को वहां से ले गई। अर्जुन ने अविश्वास से उनकी पीछे हत्ती पीठों को घूरते हुए फरारी की चाबी निकाली और हताश होकर एक गहरी सांस ली। योलांडा ली, तुम सचमुच इस तरह मेरे खिलाफ हो जाओगी? पिछली बार मदद करने के बाद भी तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद दे रहे हो? कोई शुक्रिया नहीं, कुछ नहीं, बस मजाक। जो भी हो, मैं वैसे भी कुछ भी समझाने के मूड में नहीं हूं। अर्जुन ने इस बारे में कुछ सोचा, फिर अंततः उसने ये निर्णय लिया कि वह अनिका के कार्यस्थल पर जाकर उसे आश्चर्यचकित करेगा। उसके पास फरारी के लिए एक अच्छा स्पष्टीकरण था। वह कहेगा कि उसने इसे शर्त में जीता है। अगर अनिका को उस पर विश्वास नहीं होता, तो वह हमेशा फिन को इस पर अपना समर्थन देने के लिए बुला सकता है। वहां जाते समय अर्जुन को अपने अच्छे मित्र हॉवर्ड का अप्रत्याशित फोन आया।
जब बात हॉवर्ड लोव की आई तो अर्जुन को पछतावा हुआ। उसे दूसरे से संपर्क किए हुए काफी समय हो गया था, और वह नहीं जानता था कि उसका यह मित्र अब कैसा है। फोन उठाने के बाद हावर्ड लोवे की हल्की हंसी में लाइन बह गई। आज रात तुम फ्री हो अर्जुन? आज रात डिनर के लिए बाहर आओ और अनिका शर्मा को भी साथ लाओ। रूबी और मैं सगाई कर रहे हैं। हॉवर्ड की खुशी उसकी आवाज के लहजे में स्पष्ट थी। दूसरी ओर अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं। हॉवर्ड और रूबी की सगाई हो रही है। जरूर, कहाँ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, अर्जुन मुस्कुराया। उन्होंने उस समय हावर्ड को रूबी फोर्ड के बारे में जो कुछ भी पता था वह नहीं बताने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके इस मित्र ने उनके दिल की बात खुलकर कह दी थी। क्या उसे यह पता लगाना चाहिए कि रूबी फोर्ड किस तरह की महिला थी? कौन जानता था कि वह क्या मूर्खतापूर्ण काम कर सकता है। उसी समय रूबी फोर्ड और हॉवर्ड लो के बीच सगाई ऐसी थी जिससे वह कभी सहमत नहीं था। उसे उसके झूठ को उजागर करने के लिए एक योजना बनानी थी। उसने नॉर्दर्न स्काई वेस्टर्न रेस्टोरेंट का चयन किया है। वह कहती है कि यह एक बढ़िया जगह है और इसका माहौल भी बढ़िया है। आज रात 7 बजे, देर मत करना। ओह, और अनिका को साथ लाना याद रखना। हावर्ड को उत्साहित कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। रूबी के साथ 4 वर्षों तक रिश्ते में रहने के बाद आज आखिरकार वह दिन आ गया जब उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, अर्जुन ने जवाब दिया और फोन रख दिया। वह कार में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अर्जुन मुड़ते हुए सबसे नजदीकी उपहार की दुकान पर पहुंचा। उसे कम से कम कुछ तो लाना ही था। अर्जुन को कुछ न कुछ लाना ही था, भले ही वह हॉवर्ड द्वारा इतने वर्षों तक दी गई मदद के लिए एक छोटा सा धन्यवाद उपहार ही क्यों न हो। वह अपने दोस्त को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। हॉवर्ड लोव अपने अपार्टमेंट में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन के साथ बातचीत खत्म की, रूबी दरवाजे से अंदर आ गई। ब्रांडेड कपड़े पहने और हाथों में गुच्ची का नया हैंडबैग थामे, वह बौद्धिक अंदाज में दिख रही थी। वह अपनी लंबी और पीली टांगें दिखाते हुए हावर्ड के पास पहुंची। ये सुनकर कि हॉवर्ड ने किसे बुलाया है, रूबी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। और उसने पूछा, ये हमारी सगाई का दिन है, हॉवर्ड। तुम अर्जुन कपूर को क्यों बुला सकते हो, वह कोई और नहीं है। BMW शोरूम वाली घटना के बाद से ही वह अर्जुन से नफरत करने लगी थी। उसने उसे बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया था। हॉवर्ड को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की अर्जुन के प्रति दुश्मनी की वजह क्या थी, लेकिन एक मुस्कान के साथ उसने सांत्वना दी। लेकिन रूबी, अर्जुन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह मेरा एकमात्र दोस्त है, मैं उसे फोन किए बिना नहीं रह सकता। रूबी ने घटनाक्रम से दुखी होकर मुंह बनाया। सिर्फ एक बार, अब और नहीं। रूबी जानती थी कि यह एक बड़ा मामला है, और हॉवर्ड के सम्मान से संबंधित मुद्दे पर लड़ना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोनों ने थोड़ी देर तक बात की, फिर रूबी ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फोन उठाया और बाहर चली गई। हेलो, मिस्टर वैड, आज इस कॉल का क्या कारण है? एक अधेड़ उम्र के आदमी की मधुर आवाज गूंजी। क्या तुम आज रात फ्री हो, रूबी? हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। मुझे तुम्हारी याद आती है, प्रिय। रूबी ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पीछे के जर्जर अपार्टमेंट की ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर घृणा की एक झलक उभरी। फिर उसने उसे वापस एक खूबसूरत मुस्कान में बदल दिया। बेशक, मैं आज रात अपने कुछ दोस्तों के साथ स्काई वेस्टर्न रेस्टोरेंट में डिनर कर रही हूँ। क्या तुम आज रात ऊपर होटल में मेरा इंतजार करोगे? जरूर, मिस्टर वेड ने उत्साह से उत्तर दिया। कॉल खत्म करते हुए रूबी ने अपना गुची हैंडबैग देखा और अपना मेकअप ठीक किया। इसके बाद कार बुलाकर उसने अपने कुछ सबसे अच्छे दोस्तों से संपर्क किया। नॉर्दर्न स्काई वेस्टर्न रेस्तरां में 7 बजे। निजी कमरे में युवा पुरुष और महिलाएं एकत्रित हुए और एक दूसरे के साथ गपशप और हंसी मजाक करने लगे। वहां बहुत सी खूबसूरत महिलाएं थीं। उनकी त्वचा चीनी मिट्टी की बनी हुई थी और वे फैशन के हिसाब से कपड़े पहनती थीं। खास तौर पर बीच वाली लड़की, जिसकी मुस्कुराहट पर उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो जाती थीं। उसके चेहरे के नैन नक्श तीखे थे और उसकी लंबी टांगें उसकी मिनी स्कर्ट के छोटे हेम से ढकी हुई थीं। उसके बगल में खड़े लड़कों की निगाहें समय समय पर नीचे की ओर जाती थीं। वह रूबी की बहन, ईशा थी। बेशक, वह आई। आखिरकार आज उसकी बहन की सगाई की पार्टी थी। वह खुद को पूरी तरह से सजाकर आई थी। आप पूछेंगे कि किस लिए? और लड़कों से मिलना है, और क्या? बहन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? मैं उससे बस कुछ ही बार मिली हूँ। उसका परिवार क्या करता है?
ईशा ने रूबी की ओर देखते हुए कहा, जो स्पष्ट रूप से उनकी बातचीत से अधिक अपने फोन की सामग्री में रुचि रखती थी। रूबी मुस्कुराई, कुछ खास नहीं। वैसे तो वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम सगाई कर लें। इस तरह कम से कम मम्मी पापा झगड़ना बंद कर देंगे, समझे? ईशा की आंखों में निराशा की एक झलक उभरी। उसने मान लिया था कि उसका होने वाला देवर अमीरों का वंशज होगा। कौन सोच सकता था कि वह एक सामान्य परिवार से होगा? क्या मेरी घमंडी बहन ने पुरुषों के प्रति अपनी रुचि बदल ली है? तो अब वह ईमानदार लोगों को पसंद करती है। रूबी का मिस्टर वेड के साथ वीचैट हर तरह के इश्कबाजी भरे संदेशों से भरा हुआ था। उन्होंने मिलने का समय भी पहले ही तय कर लिया था। वह 9 बजे उनसे मिलने आएगी। संतुष्ट होकर उसने अपना फोन नीचे रख दिया और अपने पुरुष और महिला मित्रों, जिन्हें उसने अपने घर पर आमंत्रित किया था, से बातचीत करने लगी। दोस्तों, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये बहुत मज़ेदार है। अपना फोन निकालकर रूबी ने एक वीडियो निकाला जो उसने पहले ही बना लिया था ताकि बाकी सभी लोग देख सकें। वहां उपस्थित सभी लोग युवा किशोर थे जो गपशप में जीते थे, इसलिए यह अपेक्षित था कि जैसे ही उसने कहा कि उसके पास बताने के लिए कुछ मजेदार है, सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ दिन पहले यहाँ कुछ हुआ था। तो तुम्हें पता है कि हॉवर्ड का एक सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम अर्जुन कपूर है। तुम्हें उसे जानना चाहिए, ईशा। वह वही आदमी है जिसने पिछले दिनों दुकान से 100 BMW कारें खरीदी थीं। रूबी ने ईशा की ओर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए संकेत दिया कि वह जानबूझकर जानकारी देने में चूक गई थी। बाद वाले को तुरंत समझ आ गया। हाँ, मुझे याद है। अर्जुन कपूर। ईशा ने बोलते समय कुर्सी की सीट पर पीछे की ओर लेटने का ध्यान रखा तथा अपनी दोनों बाहों को छाती के नीचे क्रॉस करके रखा। क्या अर्जुन कपूर? उनमें से कुछ ने जिज्ञासा से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। रूबी ने चुपके से उन सभी के साथ एक वीचैट ग्रुप बनाया और नॉर्दर्न स्काई वेस्टर्न रेस्टोरेंट में अर्जुन और किसी के बीच झगड़े का वीडियो भेजा। चेहरे पर उपहास के भाव के साथ उसने उनसे कहा, मैंने इसे आपको भेज दिया है। असल में किसी कमीने ने अपनी पत्नी को छुआ था, इसलिए उसने खुद को बेवकूफ दिखाने का नाटक किया और रेस्टोरेंट के मैनेजर से झगड़ा किया। मुझे बाकी के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त ने जो बताया उसके अनुसार यह अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि जब उसकी पत्नी उस आदमी के साथ सो गई, तभी मामला खत्म हुआ। रूबी ने अपनी कहानी में कुछ अंतराल छोड़े हैं, लेकिन उसका सामान्य विचार स्पष्ट है। वह आज जीवित है, यह उसकी पत्नी की वजह से है जिसने खुद को बेच दिया। रूबी ने जो कहानी बताई, उसका कोई सबूत नहीं था। हाँ, एक वीडियो जरूर था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी बताया गया, वह सब झूठ था। अर्जुन और उसकी पत्नी दोनों को शर्मिंदा करने के लिए उसे इससे अधिक और क्या चाहिए था? वह बहुत लंबे समय से अर्जुन से नाराज थी, और उससे भी अधिक उसकी पत्नी अनिका शर्मा से। वह ऐसी महिला थी जो हर महिला में ईर्ष्या पैदा कर सकती थी, और रूबी उसे सार्वजनिक रूप से एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर बर्बाद करने में बहुत खुश थी। कहानी जितनी अपमानजनक होगी, उतना ही अच्छा होगा। रूबी के लिए बेहतर महसूस करने का यही एकमात्र तरीका था। हॉवर्ड आज अर्जुन को लाना चाहता है ना? तो यह उसके लिए एक आश्चर्य की बात होगी। ये रूबी का बदला था। अर्जुन कपूर को सबके सामने अपमानित करना। इसके साथ ही उसने ग्रुप चैट में भी अनिका की एक तस्वीर भेजी। हर कोई हैरान था। लड़कियां ईर्ष्या से भर गईं। उनमें से कुछ तो ये जानकर खुश भी हुई कि ऐसी महिला ऐसी घिनौनी परिस्थितियों में थी। लड़कों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ खो दिया है, क्योंकि उनके सीने में पछतावा उबल रहा था। ऐसी खूबसूरत लड़की, जिसे सिर्फ एक निकम्मे पति के साथ जोड़ा गया। कितनी अफसोस की बात है, सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए उसे दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर जाना पड़ रहा है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं उस आदमी से ईर्ष्या करती हूँ। ओह, उसके जैसी खूबसूरत लड़की के साथ बिस्तर पर होना। यह आदमी कितना घटिया बहाना करता है। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन पिछली बार जब वह हमारे हार्ले डेविड शोरूम में आया था और 100 हार्ले मांगे थे तो यह वाकई बहुत मजेदार था। मैंने उस बेचारे को बाहर निकाल दिया। ईशा ने आग में घी डालने का काम किया, उसके चेहरे पर उपहास की झलक थी। अच्छा, हमें रुक जाना चाहिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जल्दी ही यहाँ आ जाना चाहिए, है न? ईशा ने शानदार ढंग से मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं कहा था कि वह कुछ दोस्तों को लेकर आएगा? कौन आ रहा है? कोई सुंदर और अमीर लड़का है जिससे तुम अपनी अच्छी बहन से मिलवा सको। क्या वहाँ सुंदर लड़के हैं? लड़कियां गपशप करने लगीं।
ठीक उसी समय हॉवर्ड ने निजी कमरे का दरवाजा खोला। बैठते हुए उसने रूबी को अपनी बाहों में भर लिया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। यह एक बहुत ही प्यारा दृश्य था। दूसरी ओर रूबी ने उसे घूरकर दूर धकेल दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी अपना मेकअप ठीक किया है। केवल रूबी ही इतने सारे लोगों के सामने हॉवर्ड का अनादर करेगी। समूह ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखा, क्योंकि वे सभी जानते थे कि रूबी संभवतः हॉवर्ड से प्यार नहीं करती थी। वह तो बस उसे बहका रही थी। क्या ये पूछना भी जरूरी था? दरवाजे से अंदर घुसते ही सभी की नज़र हॉवर्ड पर टिक गई थी। उनके मन में पहले से ही उसे ग्रेड दे दिया गया था। 10 में से 4, यही सबसे ज्यादा था। यह आदमी साधारण था, ईमानदार आदमी का प्रतीक था। रूबी फोर्ड ऐसे आदमी से कैसे सगाई कर सकती है? ईशा भी दंग रह गई। उसकी बहन को क्या हुआ? उसके जैसे बहनोई का कोई अमीर दोस्त कैसे हो सकता है? ओह, ठीक है, रूबी ने पूछा, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम अपने दोस्त को लाओगे। वह कहाँ है? रूबी ने जब पूछा तो उसके होठों का कोना उपहास से भर गया। उसने अभी तक किसी को यह नहीं बताया था कि हॉवर्ड जिस मित्र को साथ ला रहा था, वह वही अर्जुन कपूर था, जिसके बारे में वे कुछ क्षण पहले चर्चा कर रहे थे। वह उत्सुक थी कि अर्जुन के दरवाजे पर प्रवेश करते ही सभी लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। ओह, वह शौचालय गया था, हॉवर्ड ने समझाया। ठीक उसी समय अर्जुन दरवाजे के अंदर आया। ओह, मुझे आपका परिचय कराने दीजिए। यह मेरे अच्छे दोस्त अर्जुन कपूर हैं। हॉवर्ड जहां बैठे थे, वहीं से खड़े हुए और मुस्कुराते हुए परिचय कराया। अर्जुन कपूर। जब लोगों ने अर्जुन को निजी कमरे में प्रवेश करते देखा तो वे स्तब्ध रह गए। हे भगवान, वह अर्जुन कपूर है। सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब वे उसे चारों ओर से देख रहे थे। किसने सोचा होगा कि आज उनकी उनसे मुलाकात होगी? अर्जुन भी उलझन में था। जब से उसने कमरे में कदम रखा था, तब से माहौल में कुछ गड़बड़ थी। खासकर तब जब उसने सभी की आंखों में अजीब सी नजर को अनदेखा कर दिया था। वे शुद्ध अपमान और तिरस्कार से भरे हुए थे। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का दोस्त कुछ ज्यादा ही घटिया नहीं है, रूबी? वह जो पहनता है वह तुम्हारे होने वाले पति से भी ज्यादा घटिया है। ईशा ने ताना मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन के उदास चेहरे पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। पिछली बार BMW मोटरसाइकिल शोरूम में न केवल उसने अपनी गरिमा खो दी थी, बल्कि उसे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। ये बदला लेने का कार्य था जो उसे करना ही था। वह उसे इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी, और अगर उसे अपने पैरों के नीचे कीड़े की तरह कुचलना ही था, तो वह ऐसा करेगी। भले ही यह उसका आखिरी काम हो। हॉवर्ड का चेहरा भी अजीब हो गया। वह रूबी की बहन से सिर्फ 2-4 बार ही मिला था, और चूंकि अभी तक उनकी कोई गहन बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह किस तरह की इंसान है। अब, हालांकि, हॉवर्ड को पता था कि वह बहुत ज्यादा रखरखाव वाली थी। एक महिला जिसने किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं छोड़ा। हालांकि, हॉवर्ड कुछ नहीं कह सका। आखिरकार वह रूबी की बहन थी, और साथ ही उसकी होने वाली भाभी भी। हॉवर्ड बस इतना ही कर सकता था कि अर्जुन की ओर देखता रहे, इस उम्मीद के साथ कि वह धैर्य रखेगा और आज रात बड़ा व्यक्ति बनेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया लेकिन कोई टिप्पणी या जवाब नहीं दिया। वह भौहें सिकोड़ रहा था क्योंकि उसे ईशा से यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। हॉवर्ड के इशारे पर वह उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। शांति से, रूबी ने पोर्टेबल दर्पण से अपना मेकअप ठीक किया और अचानक बोली, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है? ये कहते हुए रूबी ने गिलास उठाया और खड़ी हो गई। अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलो टोस्ट करें। सभी ने जश्न मनाया और अपने अपने पे पदार्थ पिए। अपना गिलास नीचे रखते हुए रूबी ने माफी मांगी और जल्दी ही वापस आने का वादा किया, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है। फिर वह अपना हैंडबैग लेकर कमरे से बाहर चली गई। जब वह बाहर निकली तो हॉवर्ड ने भौहें सिकुड़ी और वह भी रूबी के पीछे पीछे बाहर चला गया। अर्जुन अब निजी कमरे में अकेला था और उसे सभी की घृणा भरी निगाहों का सामना करना पड़ रहा था। अरे अर्जुन कपूर, मैंने सुना है कि तुम 100 हार्ले खरीदने के लिए ईशा की दुकान पर गए थे। बगल से एक छोटे कद के पुरुष ने कहा, उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ था। अर्जुन ने केवल एक भौं उठाई और फिर अपनी नज़र ईशा पर डाली, जो अपने हाथों को सामने की ओर मोड़े हुए चुपचाप बैठी थी। उसके बगल में बैठे लोग जल्दी ही क्रोधित हो गए। उनकी आवाज में धमकी की झलक थी। ओह, साला सोचता है कि वह बहुत सख्त है। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं।
कोई नाराज था। अर्जुन कपूर की हिम्मत कैसे हुई कि वह उनकी उपेक्षा करे? क्या वह उन पर नजर रख रहा था? अर्जुन ने अपने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा मेकअप से सना हुआ था और वह गोल मटोल थी। उसका चेहरा सुअर जैसा लग रहा था। वहीं बैठी वह सेल्फी लेती रही, जैसे कुछ गड़बड़ ही न हो। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अर्जुन उन सब से निपटने के मूड में नहीं था। इसलिए वह निजी कमरे से बाहर जाने लगा। उसके पीछे कमरे में लोगों की कृपालु खर्राटे की आवाजें थीं। कौन जानता है कि उसकी पत्नी क्या सोच रही होगी, ऐसे घटिया इंसान से शादी करके। तुम वापस मत आना, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में खाना खा रहा हूँ, मेरी भूख कम हो जाती है। कमरे में मौजूद लोगों के ताना मारने वाले लहजे और मजाकिया शब्दों ने अर्जुन के भीतर गुस्से की एक छोटी सी चिंगारी जला दी। कमरे से बाहर निकलते हुए अर्जुन ने बाथरूम में जाकर सिगरेट पी। वह अब दोबारा उस निजी कमरे में नहीं जाना चाहता था। इधर उधर घूमने पर भी हॉवर्ड कहीं नहीं दिखा। अर्जुन ने उसे संदेश भेजने का फैसला किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, दोस्त। मैंने इसे रिसेप्शन डेस्क पर रख दिया है। जाने से ठीक पहले इसे उठा लेना याद रखना। मुझे अब हॉस्पिटल वापस जाना है। हालांकि मैं शादी के लिए यहाँ रहूंगा। संदेश भेजने के बाद अर्जुन ने अपनी सिगरेट बुझाई और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जब वह लिफ्ट के पास से गुजरा तो उसे एक परिचित आकृति दिखाई दी। रूबी फोर्ड। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि जब वे लिफ्ट में दाखिल हुए तो उन्होंने एक सूट पहने हुए अधेड़ उम्र के मोटे आदमी की बाहें पकड़ रखी थीं। कौन जानता था कि वे क्या करने जा रहे थे? अर्जुन का दिल रुक गया। उसने दोनों के पलटने का इंतजार किया और फिर ध्यान से देखा। उसे कोई शक नहीं था कि वह रूबी फोर्ड ही थी। क्या बकवास है! अर्जुन में तुरंत क्रोध भर गया। क्या वह उसी दिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ रात बिता रही थी, जिस दिन वह हॉवर्ड के साथ सगाई की पार्टी कर रही थी? अर्जुन को पता था कि ऊपर एक होटल है। आखिरकार यह उनके परिवार का रेस्तरां था। वास्तव में ये पूरी इमारत अर्जुन के परिवार की थी। खैर, अब यह अर्जुन के नाम पर था। हॉवर्ड दूसरी तरफ से उसे पकड़ने लगा। वह चेहरे पर मुस्कान लिए अर्जुन की तरफ हाथ हिला रहा था। अर्जुन, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर रुको, ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊं। अर्जुन को डर लगा। उसे हॉवर्ड को रोकना था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, क्योंकि यह बहुत क्रूर हमला था। हालांकि वह उसे रोकने में बहुत धीमा था। हॉवर्ड ने लिफ्ट में पूरे दृश्य को देखा। हॉवर्ड अर्जुन के सामने मानो बिजली के झटके से स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे और वह अपनी चौड़ी आंखों से लिफ्ट के बंद होते दरवाजे देख रहा था। लिफ्ट में रूबी ने हॉवर्ड और अर्जुन दोनों को पहचान लिया था। बिना किसी खेद के उसकी पहली प्रतिक्रिया घृणा से भौहें सिकोड़ना और उन दोनों को घूरना था। फिर हॉवर्ड की आंखों के सामने ही उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी के गाल और गर्दन पर चुंबन लिया। यहां तक कि वह उस आदमी को खुश करने के लिए उससे लिपट गई। समय ठहर गया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। अर्जुन ने निराश होकर आह भरी और आगे बढ़कर हैरान हॉवर्ड के कंधे पर थपथपाया। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, रूबी। अर्जुन की बात पूरी होने से पहले ही हॉवर्ड ने बीच में टोक दिया। एक मजबूर मुस्कान और आंखों से आंसू छलकने के साथ उसने कहा, चलो चलते हैं। खाने का समय हो गया है। रूबी अभी कुछ खरीदने गई है। वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। अर्जुन दंग रह गया। हॉवर्ड वास्तव में इसे स्वीकार करने की योजना नहीं बना रहा है ना? इतना कहकर हॉवर्ड जाने के लिए मुड़ा। अर्जुन की अभिव्यक्ति तब और सख्त हो गई जब उसने हॉवर्ड के पीछे हटते हुए व्यक्ति को देखा। वह दहाड़ता हुआ बोला, यार, तुम खुद से और कितना झूठ बोलोगे? वह रूबी फोर्ड थी। वह औरत जिससे तुम 4 साल से प्यार करते हो। वह औरत जिसने तुम्हें सिर्फ एक बटुए के रूप में देखा है और कुछ नहीं। रुकना। हॉवर्ड ने पलटकर अर्जुन को लाल आंखों से घूरा। वह नहीं थी। वह नहीं थी। ठीक उसी समय लिफ्ट के दरवाजे फिर से खुले और रूबी बाहर निकली। जब वह अर्जुन के पास से गुजरी तो उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसने अपने दोनों हाथों को सीने के सामने क्रॉस करके हॉवर्ड को घूरा। तुमने सब कुछ देखा, है ना? अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए हॉवर्ड ने अपने पूरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए थे? मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम कुछ खरीदने गए थे। चलो चलो, मेरे माता पिता जल्द ही यहाँ आएंगे। तमाचा।
उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए रूबी ने घृणा से हॉवर्ड को देखा। ये खत्म हो गया, हॉवर्ड। मैं बहुत सह चुकी हूँ, चलो अलग हो जाएं। वह ठंडी थी, उसकी आवाज में उनके अतीत की पूरी तरह से उपेक्षा थी। हॉवर्ड स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपना संयमित चेहरा बनाए रखा। चलो, रूबी, यह मजाक नहीं है। आज हमारी सगाई हो रही है। मेरे माता पिता दरवाजे पर हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही औरत थी जिससे वह 4 साल तक प्यार करता रहा था। फिर भी, रूबी ने कभी उससे प्यार नहीं किया। हावर्ड का हाथ झटकते हुए रूबी ने दुस्साहपूर्वक व्यंग्य किया। सगाई हो गई है। तुम मुझे क्या दे सकते हो, हावर्ड? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? या तुम्हारे पास घर है? क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाकी हिस्से तुम्हारे साथ किराए के अपार्टमेंट में रहूंगी? जैसे ही उसने बात की, रूबी ने अपने पर्स से सिगरेट निकाली। उसे जलाते हुए, उसने एक लंबा कश लिया और अपने बालों को झटकते हुए अपनी गढ़ी हुई विशेषताओं को दिखाया। एक पतली और पतली उंगली से उसने हॉवर्ड की छाती पर तिरस्कारपूर्वक प्रहार किया। सपने देखना बंद करो, हॉवर्ड। तुम्हारे साथ सब कुछ बस एक खेल था। तुम किसी काम के नहीं हो। मेरे लिए बटुए से ज्यादा कुछ नहीं है। सगाई कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता किसान हैं, वे इस लायक नहीं हैं कि मैं उन्हें माँ और पिता कहूँ। ये शब्द सुनने में भयानक थे। अर्जुन के भीतर क्रोध जंगल की आग की तरह फैल गया। क्या बकवास है, रूबी फोर्ड। आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? अगर कुछ है तो, हॉवर्ड ने आपकी देखभाल में 4 साल बिताए हैं। आप इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? हॉवर्ड स्तब्ध रह गया और उसने अपनी नजरें फर्श पर फेर लीं। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और खुद को आश्वस्त करते हुए बोला, चलो, रूबी। चलो झगड़ा नहीं करते, ठीक है। मुझे पता है कि आज जो हुआ, उससे तुम नाराज हो। मुझे माफ करना, कृपया मुझसे नाता मत तोड़ना। मेरे माता पिता सिर्फ आज यहाँ आने के लिए 6 घंटे की ट्रेन से आए हैं। वे तुम्हें सच में पसंद करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब तुम मुझसे शादी करोगी, तो वे तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हॉवर्ड ने जल्दी से अपनी छाती की जेब से एक पासबुक और एक छोटा सा बॉक्स निकाला। एक घुटने पर बैठकर उसने बॉक्स खोला और उसमें एक छोटी सी हीरे की अंगूठी निकली। रूबी, मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा है। मुझे पता है कि हीरा छोटा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और जल्द ही इसे बड़ा बदल दूंगा। पासबुक में मेरी सारी बचत है, इसलिए इसमें लगभग 3 लाख रुपए हैं। यह एक स्वीट के लिए पहली किस्त का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उनके कार्यों से कई राहगीरों की दिलचस्पी जागृत हुई। यहां तक कि रूबी के दोस्त भी यह हंगामा देखने के लिए निजी कमरे से बाहर आ गए थे। किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई और वे चुपचाप अपने सामने के दृश्य को निहारते रहे। उन दोनों के बीच यह आम बात थी कि हॉवर्ड लोव रूबी के खिलौनों में से एकमात्र था। बस एक और मूर्ख। रूबी ने हावर्ड के हाथ से अंगूठी फेंकते हुए उपहास किया। वह चिल्लाई, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई छोटी अंगूठी चाहिए? ओह, और तुम्हारी पासबुक भी। 3 लाख रुपये। क्या तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे साथ कर्ज भी चुकाऊं? तुम्हारी इच्छा। लिफ्ट से एक चिकना अधेड़ आदमी बाहर आया। वह वही आदमी था जो कुछ क्षण पहले रूबी से लिपटा हुआ था। वह तिरस्कारपूर्वक उनके छोटे समूह के पास गया और रूबी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। घुटनों के बल बैठे हॉवर्ड को ऊपर से घूरते हुए उसने मजाक उड़ाया। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें डेट करने और शादी करने का अधिकार है, तुम कमीने। सपने देखते रहो, तुम बेवकूफ। रूबी मेरी अनमोल निधि है। मैं उसे हर महीने जो देता हूँ, वह तुम्हारी पूरी पासबुक से भी ज्यादा है, बेवकूफ। ऐसा कहते हुए उसने रूबी को अपने करीब खींचा और सबके सामने उसके होठों पर एक जोरदार चुंबन दे दिया। रूबी पहले तो असहज हुई, लेकिन फिर उसने तुरंत चुंबन स्वीकार कर लिया। दोनों जाने के लिए मुड़े, लेकिन इससे पहले कि वे बेरुखी से घूरते और हॉवर्ड पर कुछ और अपमानजनक बातें उगलते, जो अभी भी उनके सामने घुटने टेक रहा था। दर्शकों में उन्माद और दंगा फैल गया। रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों जा सकते हो? तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुम अमीर हो इसलिए तुम उसे नीचा दिखा सकते हो? ठीक उसी समय शोरगुल के बीच से एक शत्रुतापूर्ण उपहास निकला। अर्जुन के लिए यह बहुत हो गया। घुटनों के बल बैठे हॉवर्ड पर अपनी नजर घुमाते हुए, वह महसूस कर सकता था कि उसके सीने में क्रोध नए शिखर पर पहुंच रहा है। अर्जुन ने अपनी नजरें फिर से रूबी और उस अधेड़ उम्र के आदमी पर टिका दी।
वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर शुद्ध क्रोध का भाव था। रूबी फोर्ड, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हॉवर्ड वास्तव में बहुत अमीर है और उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या तुम अब भी उसे उसी तरह अपमानित करोगी जैसे तुम अभी कर रही हो? अर्जुन के सवाल पर पूरे रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। हर कोई उलझन में था। ये बहुत साहसिक दावा है। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति। क्या उसके पास सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं हैं? वह भी तो एक छोटी सी हीरे की अंगूठी थी। लेकिन अब जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे संबंध तोड़ रही है तो वह अचानक अमीर हो गया है। रूबी ने अर्जुन की ओर मुड़ते हुए ताना मारते हुए मुस्कुराया। फिर से आना, वह भी एक बेकार चीज है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। करोड़ों की संपत्ति। तुम किससे मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि इस बिंदु पर भी, वह हावर्ड को दूर खींचने के बजाय बीच में हस्तक्षेप करना पसंद करता है। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति। क्या मजाक? रूबी 4 साल से हॉवर्ड के साथ थी। अगर कोई है, तो वह उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में सबसे अच्छी तरह जानती होगी, है ना? रूबी के बगल में बैठा मोटा चिकना आदमी भी उसके सामने खड़े दोनों का मजाक उड़ाने लगा। कौन है ये साला? क्या तुम उसे जानती हो, रूबी डियर? उस आदमी ने अर्जुन जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा था। ऐसा कहने वाला वह आदमी अकेला नहीं था, बल्कि वहां मौजूद बाकी सभी लोग, खासकर रूबी के साथ आए दोस्त, उसका मजाक उड़ा रहे थे। हे भगवान, कितना घिनौना आदमी है। दोस्ती का कितना भयानक विकल्प। मुझे हॉवर्ड के लिए बुरा लग रहा है। पहले तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, फिर उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। क्या अनोखा बेवकूफ है। हालांकि वे कहते हैं कि एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। उनके आसपास के लोग उनकी निंदा करने लगे। जमीन पर पड़े हॉवर्ड की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने पासबुक को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ रखा था। खड़े होकर वह अर्जुन की ओर मुड़ा, लेकिन उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था। चलो चलें। वह अब और इस हृदय विदारक यादों वाली जगह पर नहीं रहना चाहता था। अर्जुन ने हॉवर्ड को पीछे खींच लिया। नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। इस तरह अपमानित होने के बाद हम चुपचाप नहीं जा सकते। जब तक वे माफी नहीं मांगते, हम कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। वह रूबी और उसके दोस्तों द्वारा उसके किसी साथी को अपमानित करने का समर्थन नहीं करेगा। पैसा उसके पास जरूरत से ज्यादा था। हॉवर्ड का चेहरा लाल हो गया था और वह अधीरता से अर्जुन को बाहर की ओर खींच रहा था। छोड़ो इसे, चलो बस चलते हैं। अधेड़ उम्र का आदमी ठहाका लगाकर हंसा। चले जाओ, तुम कूड़े के टुकड़े। तुम मेरे सामने अमीर होने का नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो, अगर तुम कमीनों के पास करोड़ों की संपत्ति हो गई, तो मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगा। हॉवर्ड के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन वह जानता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात बहुत ही दर्दनाक रूप से स्पष्ट थी। रूबी ने खुद के बजाय एक अमीर आदमी को चुना था, जो पूरी तरह से अलग श्रेणी का था। रहने भी दो, अर्जुन इसे भूल नहीं सका। पीछे मुड़ते हुए उसने मोटे आदमी को डराने वाली नजर से देखा। ये तुम्हारे शब्द हैं, मेरे नहीं। ओह, तुम अभी भी उसकी मदद कर रहे हो। तुम पहले खुद को अच्छी तरह से क्यों नहीं देखते? तुम्हारा अहंकार किस आधार पर है? अधेड़ उम्र के आदमी को अर्जुन का रवैया पसंद नहीं आया। यह मूर्ख अपने आप को क्या समझता है? दिमागहीन मूर्ख। जब तक वह आदमी बोलना समाप्त करता, अर्जुन ने जॉर्ज को फोन कर दिया था। लाइन के दूसरे छोर से जॉर्ज ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आपके आदेश क्या हैं, यंग मास्टर? अर्जुन ने अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को घूर कर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भाड़ में जाओ, मेरा नाम डीटन वेड है। क्या मुझसे छुटकारा पाने के लिए एक कमबख्त हिटमैन को बुला रहे हो? मोटे आदमी की आंखों के कोनों से कृपालुता टपक रही थी। डीटन की बांह पर लिपटी रूबी ने भी उतनी ही नफरत भरी आंखों से अर्जुन को घूरा। क्या बकवास है, अर्जुन कपूर। अपने बेकार दोस्त को अभी मेरी नजरों से दूर कर दो। तभी ईशा ने बाहर निकलने का फैसला किया और अपनी बहन के पास चली गई। अर्जुन की ओर उंगली दिखाते हुए उसने कहा, बिल्कुल। याद है जब तुम दुकान पर आए थे और 100 हार्ले मांगे थे? इसका अंत मैंने तुम्हें दुकान से बाहर फेंक कर किया था। तुरंत ही उनके आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगे और उनके मुंह से तरह तरह की झिड़कियां निकलने लगीं। क्या बकवास है। किसने सोचा होगा? कितना अजीब आदमी है। आह, कितना घिनौना बहाना है इस आदमी का। मैं उसका फोन तोड़ना चाहता हूँ। आखिर वह किसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है? वह किसको कॉल कर सकता है?
अर्जुन अपने आसपास के तानों के जवाब में शांत और स्थिर बने रहे और सीधे फोन पर निर्देश दिया, डीटन वेड के बारे में आप जो कुछ भी पा सकते हैं मुझे बताएं और उसकी सारी संपत्ति हॉवर्ड लोव के नाम पर स्थानांतरित कर दें, जितनी जल्दी हो सके। फिर अर्जुन ने फोन रख दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा। लॉबी में जोरदार हंसी गूंज उठी। सभी ने अर्जुन की ओर उंगली उठाए और हंगामा करने लगे। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? क्या वह बेवकूफ है? फोर्ड बहनें अब अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। अर्जुन बहुत दूर चला गया था। कम से कम शर्मिंदा होकर हॉवर्ड ने अर्जुन को खींचा और फुसफुसाया, इसे भूल जाओ अर्जुन, चलो बस चलें। ऐसा नहीं था कि वह अर्जुन पर विश्वास नहीं करता था, परंतु उसने जो निर्णय दिया वह बहुत ही अपमानजनक था। बदले में अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, रुको, 1 मिनट रुको। दिखावटीपन की भी एक सीमा होती है मेरे दोस्त। अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे उस तुच्छ दोस्त के नाम कर दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? डीटन ने उपहास किया। फिर भी जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंगूठी किसी के मोबाइल फोन की घंटी रेस्तरां की लॉबी में गूंज उठी। सभी लोग तुरंत अपने अपने फोन निकालने लगे, हालांकि उनमें से अधिकांश को पता था कि बज रहा फोन उनका नहीं था। डीटन को घूरते हुए अर्जुन ने अपनी ठोड़ी हिलाकर इशारा किया, ये तुम्हारा है। हतप्रभ, डीटन ने अपनी जेबों में हाथ डाला और पाया कि यह वास्तव में उसका फोन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उसकी कंपनी के सचिव का फोन था। क्या उसने पहले ही तय नहीं कर लिया था कि आज उन्हें परेशान नहीं करना है? डीटन ने भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं पता था कि कॉल के पीछे क्या मतलब था। उसने मुस्कुराते हुए कॉल उठाया। ठीक समय पर, मेरी कंपनी के सचिव का कॉल। मैं पूछूंगा कि क्या मेरी संपत्तियां। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी सेक्सी महिला सेक्रेटरी की चिंतित आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस्टर वैड, कुछ हुआ है। हमारी कंपनी खरीद ली गई है और किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। स्तब्ध होकर डीटन के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। क्या? वह चौंक गया। उसकी छाती में बेचैनी के कारण उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा और वह अर्जुन को घूरने लगा। मिस्टर वैड, आपकी सारी संपत्ति किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। अभी तो आप दिवालिया हो गए हैं, महिला सचिव ने चिंतित होकर कहा। टकराना। डीटन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे लगा कि उसका दिमाग चकरा गया है। उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह एक भयावह दृश्य था। रूबी खास तौर पर उत्तेजित थी। जल्दी से डीटन को ऊपर खींचने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसने बिगड़े हुए स्वर में कहा, मिस्टर वैड, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा खून से लथपथ था और डीटन उदास होकर फर्श पर बैठ गया। वह दिवालिया हो गया था? बिल्कुल नहीं। तुरंत ही डीटन ने गर्जना करते हुए पूछा, कौन? किसके नाम पर इन्हें स्थानांतरित किया गया है? महिला सचिव ने लाइन के दूसरे छोर पर कांपते हुए जवाब दिया, हॉवर्ड लो नामक एक आदमी। अच्छा, भाड़ में जाओ। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हॉवर्ड का नाम सुनते ही डीटन की आंखों की सारी रोशनी गायब हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। टकराना। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उन्होंने पाया कि डीटन अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठा है, दंडवत कर रहा है और उससे विनती कर रहा है, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं गलत था, कृपया। मैं गलत था। हर कोई चकित था। क्या हो रहा था? रूबी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने डीटन को खींचा। क्या हुआ, मिस्टर वैड? थप्पड़। रूबी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। डीटन ने नए जोश के साथ खड़े होकर गुस्से में उसे एक और थप्पड़ मारा। भाड़ में जाओ, तुमने मुझे धोखा दिया, कुतिया। मेरी सारी संपत्ति हॉवर्ड लोवे को हस्तांतरित कर दी गई है। रूबी उलझन में थी। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अपने गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। स्थानांतरित? आप मजाक कर रहे हैं, मिस्टर वैड। रूबी डर गई। डीटन क्या कर रहा है? वह अर्जुन की स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों काम कर रहा है? डीटन अगले ही पल हॉवर्ड के सामने आया और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा। मिस्टर हॉवर्ड, कृपया, कृपया, मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी लड़की के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए था। कृपया, मुझे माफ कर दो। डीटन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह जानता था कि अर्जुन द्वारा अपनी सारी संपत्ति को दूसरे को सौंप देने का मतलब है कि यह आदमी वास्तव में एक देवता था। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। वह तो केवल क्षमा की भीख ही मांग सकता था। हर कोई स्तब्ध था, सभी के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था।
विशेषकर रूबी, जो ऐसी लग रही थी जैसे उसे जबरदस्ती मल खिलाया गया हो। डीटन की सारी संपत्तियां स्थानांतरित कर दी गई हैं, और वह भी हॉवर्ड लोव को। ये करोड़ों डॉलर की संपत्ति है। इसका मतलब है कि हॉवर्ड लोव एक करोड़पति हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी को अर्जुन कपूर का फोन आया है? बिल्कुल नहीं। जरूर कोई गलती हुई होगी। इस तरह मजाक करना मजाक नहीं है, मिस्टर वैड। रूबी को यकीन नहीं हुआ। इस मामले में वह अकेली नहीं थी। वहां मौजूद हर कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और उसे कोई बड़ी शरारत समझ रहा था। तभी कुछ अधिकारी अंदर आए और डीटन को गिरफ्तार करने के लिए सीधे अंदर आए। डीटन वैड, हमारे पास यह मानने के कारण है कि आपने लाभ कमाने के लिए अवैध तरीकों का सहारा लिया है। कृपया हमारी जांच में सहायता करने के लिए हमारे साथ आइए। जब उन्होंने डीटन को लंगड़ाते हुए घसीटते हुए देखा तो उनके जबड़े खुले रह गए। पवित्र शीट, ये वास्तव में घटित हो रहा था। एक क्षण में सभी की निगाहें अर्जुन कपूर की ओर मुड़ गईं, जो अवर्णनीय था। डीटन वैड को समाप्त करने के लिए उन्हें बस एक कॉल की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी उदासीन नजर रूबी की ओर घुमाई। अगली बारी, तुम्हारी बारी। ये वाक्य रूबी के पैरों की ताकत को डराने के लिए काफी था। वह फर्श पर गिरते हुए चिल्लाने लगी। भाई कपूर, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर नहीं हंसना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम में कितनी बड़ी ताकत है। कृपया मुझे माफ कर दो। देवियों और सज्जनों, वह रूबी फोर्ड थी, एक पूरी कुतिया। अर्जुन ने उसे ठंडे स्वर में पुकारा। आपको हॉवर्ड से माफी मांगनी चाहिए। हॉवर्ड अभी भी सदमे में था, क्योंकि उसने देखा कि जिस महिला से वह 4 साल तक प्यार करता था, वह उसकी ओर फर्श पर रेंग रही थी और भीख मांग रही थी, जैसे कि वह गर्मी में हो। हॉवर्ड, मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। रूबी ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए रोते हुए हॉवर्ड की सहानुभूति पाने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्यवश, हॉवर्ड का दिल पहले से ही दर्द से सुन्न हो चुका था। वह भावशून्य होकर रूबी को घूरता रहा और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाया, बाहर निकलो। इस क्षण से हम अजनबी हो गए हैं। मेरे पास फिर कभी मत आना, रूबी फोर्ड। रूबी कांप उठी। जल्दी से खुद को फर्श से उठाते हुए उसने अर्जुन और हॉवर्ड दोनों को एक नजर भी नहीं देखा, और फिर शर्मिंदगी से अपने दोस्तों को खींचकर बाहर निकाल दिया। दर्शकों की भीड़ कम होने लगी और अर्जुन ने अपने हैरान दोस्त के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब किसी और दिन दूंगा। आज रात हम ऐसे शराब पिएंगे जैसे कल हो ही नहीं। हॉवर्ड ने सिर हिलाया और रात भर शराब पीने के लिए अपने निजी कमरे में चला गया। रात का अंत अर्जुन द्वारा हॉवर्ड को घर तक पहुंचाने के साथ हुआ। वह मुड़कर कार पार्क की ओर चला गया। मिला अभी भी अस्पताल में थी। तभी अनिका का फोन आया। हेलो अनिका, क्या हो रहा है? अर्जुन ने शराब की गंध से छुटकारा पाने के लिए हवा को अपने ऊपर बहने दिया और पूछा। कॉल के दूसरी तरफ से वीन की धीमी आवाज आई। अर्जुन, यहाँ एक महिला है जिसका नाम गायत्री वालिस है। वह हाना से मिलने आई है। उसने कहा कि तुम। गायत्री वालिस। उसे अनिका और अहाना मिल गए हैं, लेकिन वह क्या चाहती है? अर्जुन ने अपनी भौं को हिलते हुए महसूस किया, क्योंकि उसके चेहरे पर गर्मी की भावनाएं उभर आई थीं। बेचैनी से उसने कहा, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। अर्जुन को अपनी बात समझाने का समय नहीं आना और उसने तुरंत एक टैक्सी बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। शराब पीने के कारण वह गाड़ी नहीं चला पा रहा था। अर्जुन 10 मिनट के भीतर अस्पताल पहुंच गया और तेजी से कार से उतरकर अहाना के हॉस्पिटल के कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही उसे एक सुंदर महिला से खुशी खुशी बात करते हुए अनिका का दृश्य दिखा। दोनों के बीच एक अवर्णनीय सद्भावना का माहौल था। अर्जुन, तुम वापस आ गए। अनिका जहां पहले बैठी थी, वहीं खड़ी हो गई और गर्मजोशी से मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। उनके सामने गायत्री वालिस थीं। महंगे कपड़े पहने और जन्मजात कुलीनता की आभा लिए हुए, वहां बैठने मात्र से ही वह एक रानी के लिए उपयुक्त शाही आकर्षण महसूस कर रही थी। 40 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद यह एक 20 साल की लड़की जैसी खूबसूरती वाली महिला थी। उसके होठों के कोने पर छोटी सी हरकत और उसकी आंखों की गर्माहट लोगों के लिए उस पर भरोसा न करना मुश्किल बना देती थी। वह गायत्री वालिस थी, एक ऐसी महिला जिसका स्वरूप देवदूत जैसा था, और जिसमें सांप की कुटिलता और धूर्तता छिपी थी। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसकी नजर अनिका से हटकर अहाना पर गई, जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बहुत देर से सो रही थी। फिर उसने वापस गायत्री की ओर देखा।
गायत्री भी खड़ी थी, उसने अपने हाथ में वी लिमिटेड एडिशन हैंडबैग पकड़ा हुआ था और वह मुड़ी और धीरे से मुस्कुराई। उसके चेहरे से गर्मी झलक रही थी और यह वसंत की हवाओं की याद दिला रही थी। मुझे परिचय नहीं करवाओगे, अर्जुन? अर्जुन का चेहरा ठंडा पड़ गया। भौहें सिकोड़ते हुए वह गायत्री की ओर मुड़ा। यह मेरी पत्नी अनिका शर्मा है और यह मेरी बेटी अहाना कपूर है। उनका परिचय कराने के बाद अर्जुन अनिका के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, अहाना का ख्याल रखना, मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं। गायत्री की ओर ठंडी निगाह से देखते हुए उसने कहा, हम बाहर बात करेंगे। फिर वह चला गया। गायत्री जी ने बिस्तर पर लेटी अहाना को देखने से पहले सिर झुकाकर अनिका को विदा किया। मैं अगली बार फिर तुम लोगों से मिलूंगी। अहाना बहुत प्यारी लड़की है और मुझे उम्मीद है कि वह हर दिन दुनिया की सबसे खुश छोटी राजकुमारी बनकर बिताएगी। अनिका ने विनम्रता से सिर हिलाया और अपने बालों का एक हिस्सा कानों के पीछे कर लिया। धन्यवाद। गायत्री जी ने मुड़कर सुंदर कदमों से दरवाजे से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। अस्पताल के विश्राम क्षेत्र में हर कोने पर खड़े सूट और धूप का चश्मा पहने 8 अंगरक्षकों की बदौलत पूरे इलाके को लोगों से खाली करा दिया गया था। अर्जुन एक खिड़की के सामने रुका और अपने हाथ जेबों में डाले बाहर का दृश्य देखने लगा। उसके पीछे गायत्री छोटे छोटे कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंची और मुस्कुराई। तुम्हारे पिता तुम्हारे वापस आने की कामना करते हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और कपूर को अपने वारिस की जरूरत है। यहाँ गायत्री जी एक ऐसी महिला थी जिनके पास अधिकार था और वे जानती थी कि इसका प्रयोग कैसे करना है, जो कुछ क्षण पहले हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद महिला से बिल्कुल विपरीत थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार उसमें गर्मजोशी की जगह सिहरन थी। रोज कपूर का समय खत्म हो रहा था। अर्जुन की सांस रुक गई और उसकी आंखों में एक अज्ञात चमक चमक उठी। आप अनिका और अहाना को खोजने क्यों आए हैं? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। वे यंग मास्टर कपूर की पत्नी और बेटी हैं। तुम्हारी मां के रूप में यह उचित है कि मैं तुम्हारे पिता की जगह आकर यह जांचूं कि तुम्हारी पत्नी को हमारे परिवार में शादी करने का अधिकार है या नहीं। गायत्री जी मुस्कुराए। यह इतना जबरदस्त था कि इसने लोगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, फिर भी यह एक ही समय में बहुत कोमल था। यह उस पल था जब अर्जुन को समझ में आया, इस महिला की मुस्कान खतरनाक थी। वह मेरी पत्नी है और अहाना मेरी बेटी है। उन्हें परिवार में रहने का पूरा अधिकार है। हालांकि मैं बहुत आभारी रहूंगा कि आप मेरे काम से अपना ध्यान हटाएं और मुझे अपने छोटे मोटे मामलों से दूर रखें। अर्जुन ने तथ्यात्मक रूप से चेतावनी दी। गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स से एक छोटा ब्रोकेड बॉक्स निकाला और उसे खोला, जिसमें एक छोटी सी सुनहरी चूड़ी थी। यह आपकी मां ने छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि जब आप शादी कर लेंगी और आपके अपने बच्चे होंगे तो इसे अपने बच्चे को दे देना। अर्जुन ने गायत्री जी के हाथ में छोटे से सुनहरे कंगन को घूरते हुए भौहें सिकोड़ लीं। यह उसकी मां का था। सोने का कंगन लेते हुए अर्जुन ने उसे जाने के इरादे से पूछा, और कुछ? अगर नहीं, तो कृपया चले जाओ। ये वह जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। उसके स्वर से विचलित हुए बिना गायत्री जी ने शांत होकर आगे कहा, अगले सप्ताह सिरस मैनर में एक कार्यक्रम होगा। आओ और अपने साथ अनिका को भी ले आओ। जब वह बोल रही थी तो उसके एक अंगरक्षक ने विनम्रता से उसे एक सुनहरा निमंत्रण दिया। इसका आवरण बादलों और तितलियों से सजा हुआ था, जिससे इसकी सूक्ष्म असाधारणता पर जोर दिया गया। निमंत्रण स्वीकार करते हुए अर्जुन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हम देखेंगे। वह निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह गायत्री जी वाले से निपट रहा था। अंततः अर्जुन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अभी अपना हाथ दिखाने के लिए बहुत जल्दी थी। अर्जुन के जाने के ठीक पहले गायत्री जी मुस्कुराए। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि अनिका शर्मा और मैं किस बारे में बात कर रहे थे, अर्जुन? उस एक वाक्य से कमरे का तापमान काफी कम हो गया। क्रोधित होकर अर्जुन ने गायत्री जी को मुक्का मारा। दुर्भाग्यवश उसके सभी 8 अंगरक्षकों ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। कदम! अर्जुन दहाड़ा, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। फिर भी 8 अंगरक्षकों ने अपनी निगाहें नीचे झुका लीं। 1 इंच भी नहीं हिले। गायत्री जी वह थी जिससे वे आदेश लेते थे। अर्जुन भले ही कपूर का युवा मालिक था, लेकिन वह घर का मुखिया नहीं था। इसलिए उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। मैं क्षमा चाहता हूँ, यंग मास्टर, लेकिन हमें अपने आदेश मिल चुके हैं, अंगरक्षकों के प्रमुख ने कहा।
अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और उस आदमी को लात मारी। भाड़ में जाओ तुम। गायत्री जी मुस्कुराए। अपना धूप का चश्मा लगाते हुए वह अपने अंगरक्षकों के साथ चली गई। विश्राम क्षेत्र की खिड़की के पास खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि कैसे गायत्री जी प्रवेश द्वार पर एक रोल्स रॉयस में बैठ गई। आगे और पीछे 3 काली मर्सिडीज बेंज एस क्लास सेडान के साथ सभी 7 वाहन हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। गायत्री जी, एक ऐसी महिला जिसका प्रवेश सभी को मात देने वाला था। शायद जो कुछ हुआ वह गायत्री जी की चेतावनी का संस्करण था या यह उकसावे की कार्रवाई थी। तो क्या हुआ अगर अर्जुन क्लार्क भावी उत्तराधिकारी थे? जब तक उन्हें परिवार पर पूरा नियंत्रण नहीं मिल जाता, तब तक वे गायत्री जी के लिए महज एक युवा स्वामी थे। अर्जुन, क्या हुआ? संयोग से, अनिका ने उसे ढूंढने के लिए आने का फैसला किया। अपनी दोनों बाहें सामने की ओर मोड़े, वह चिंतित होकर अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन ने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं। क्या अहाना ने आज कोई हंगामा किया? अर्जुन ने अनिका के कंधे को छूते हुए हॉस्पिटल के कमरे में वापस जाने का इशारा किया। हालांकि, अर्जुन के आगे बढ़ने से पहले ही अनिका ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया। चमकती आंखों से उसने पूछा, गायत्री जी कौन है? दंपति एक दूसरे को घूरते रहे, जबकि अर्जुन उत्तर देने के लिए अपनी आवाज खोज रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने जवाब दिया, अनिका, सच बताऊं तो वह मेरी रिश्तेदार है। वह व्यापार के लिए मुंबई आई थी और मेरी स्थिति के बारे में सुनकर वह शायद बस एक नज़र डालने के लिए आई होगी। अनिका ने अर्जुन की आंखों में झूठ के किसी भी निशान को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। संतुष्ट होकर उसने हाथ छोड़ दिया और सिर हिलाया। ठीक है, चलो अहाना की जांच करते हैं। चिंता मत करो, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने जाने से पहले उसके गाल को सहलाया। अकेले रह जाने पर अनिका रेस्ट एरिया की एक कुर्सी पर बैठ गई। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। काफी देर बाद उसने जेब से एक अनोखा डिजाइन वाला नाम कार्ड निकाला और उसे देखा। सोने से बने इस कार्ड के पीछे एक बादल का डिजाइन बना हुआ था और 3D प्रिंटेड नाम वालिस लिखा हुआ था। सामने सोने का नाम कार्ड ऐसी चीज नहीं थी जो किसी अन्य परिवार में मिलती। गायत्री जी ने उससे ये भी कहा था कि यदि वह अर्जुन के बारे में उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, तो उसे बस इतना करना होगा कि वह मुंबई के किसी भी स्टोर में वालिस ध्वज के साथ यह कार्ड लेकर जाए। अनिका उलझन में थी। अर्जुन उससे कुछ छिपा रहा था, लेकिन क्या? अपना मन बनाकर अनिका भी हॉस्पिटल के कमरे में लौट आई। आज की रात तो नींद रहित ही रहने वाली थी। अर्जुन और अनिका दोनों ही सोने का कोई इरादा न होने के बावजूद कमरे में दूसरे हॉस्पिटल के बिस्तर पर पीठ से पीठ सटाकर लेट गए। अगले दिन अर्जुन को हॉवर्ड का फोन आया, जिसमें वह काफी ऊर्जावान और उत्साहित लग रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, है ना अर्जुन? किसी ने आज सुबह मुझे बताया कि मैं लश हार्वेस्ट ग्रुप का नया चेयरमैन बन गया हूं। अर्जुन कमरे से बाहर चला गया और उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि वेन बाथरूम में शॉर्ट्स में तैयार हो रही थी। उसके लिए दरवाजा बंद करके वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चला गया और हॉस्पिटल के बगीचे में पहुंचा। ये सही होना चाहिए। हे भगवान! तो कल रात कोई सपना नहीं था। हॉवर्ड जितना उत्साहित था उतना ही हैरान भी था। पिछली रात की यादें फिर से उभर आई, कैसे उसने रूबी के साथ सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन बदले में उसने खुद के लिए एक कंपनी हासिल कर ली और करोड़पति बन गया। ये सब अर्जुन के एक फोन कॉल की बदौलत संभव हुआ। नहीं, यह कोई सपना नहीं है। ये सब सच है, इसलिए अपना समय लें और करोड़पति की इस नई जिंदगी का आनंद लें, है ना? शायद खुद को थोड़ा और समृद्ध भी करें। आखिरकार, अब यह आपकी कंपनी है। अर्जुन ने बेंच पर बैठते हुए मुस्कुराया। शुरुआती उन्माद से गुजरने के बाद हॉवर्ड ने पूछा, लेकिन कैसे अर्जुन? तुमने ये कैसे किया? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना दोस्त? आदतन अपनी नाक को छूते हुए अर्जुन ने सोचा कि उसे अपने दोस्त को कैसे जवाब देना चाहिए। अरे, मेरा परिवार अमीर है, मुझे लगता है। शीर्ष अमीरों की तरह, किसी भी वांग सिकॉन, टाइगर, मिस्टर जैक या जैकी से भी अमीर। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अगली बार और बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये सब गुप्त रखना होगा, खासकर अनिका और अहाना से, समझे? अपने किराए के अपार्टमेंट में बैठे हॉवर्ड का सिर बादलों में था। वह सदमे में था। तो क्या तुम बहुत अमीर नहीं हो? अर्जुन मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं। मेरे डेबिट कार्ड में लगभग $100 बिलियन हैं। और मेरा परिवार दुनिया की 70% संपत्ति का मालिक है, मुझे लगता है।
यदि इससे हॉवर्ड को सहजता महसूस होती तो अर्जुन खुशी खुशी अपना हाथ दिखाते। फिर भी अचानक, अर्जुन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन से 100 बिलियन? उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई जिसने अर्जुन को बुरी तरह डरा दिया। अपना सिर घुमाते हुए उसने देखा कि अनिका एक काले रंग की पोशाक में थी, जो उसके शरीर को सभी सही जगहों पर ढंक रही थी। पोशाक के हेम पर उसकी लंबी टांगें दिख रही थीं। उसका हाथीदांत जैसा सफेद शरीर उसके कपड़ों के काले रंग के साथ विपरीत दिख रहा था। अनिका ने प्राकृतिक मेकअप किया हुआ था और वह नाश्ता हाथ में लिए हुए हैरान अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में संदेहास्पद भाव था। दुनिया की 70% संपत्ति क्या है?